हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे अबाउट रेट लॉ इक्वेशन और उस पर डिफरेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था। तो आज उसी रेट लॉ इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करेंगे। इसलिए आज मेरा हेडिंग होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए देखेंगे। तो आज मेरा जो हेडिंग होगा इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड। इसको क्या बोलना है, इंटीग्रेटेड। तो यहां से आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। इसको हम लोग आज बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, मतलब कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे रेट लॉ को। इंटीग्रेशन करके एक न्यू इक्वेशन आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो इसको क्या बोलना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। चलिए देखते हैं, इसमें डिफरेंट आपका ऑर्डर आएगा। तो हम लोग सबसे पहला लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डिफरेंट लेंगे तो पहला लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और उसका हम लोगों को प्राप्त करना है इंटीग्रेटेड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन प्राप्त करना है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले एज्यूम करके मानना होगा, किसी रिएक्शन को एज्यूम कर लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां से हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब एज्यूम ही करके लेते हैं। यहां पहले से हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां पर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई रिएक्टेंट है। यहां मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट से क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहां से हम लोग मान लिए किस तरह का ऑर्डर करेगा, कन्वर्ट करेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो करेगा, क्योंकि एज्यूम कर चुके हैं। अब ध्यान से देखना है कि जब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा हो तो टाइम, इनिशियल टाइम को जीरो लेंगे और जीरो टाइम पर जो हम लोग का रिएक्टेंट पार्ट होगा कुछ मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। तो यहां पर ले लेते हैं आर नॉट। क्या ले लेते हैं, आर नॉट। टी यहाँ टाइम है तो यहां पर लिख दिए जीरो टाइम। तो कौन सा रिएक्टेंट का पार्ट है, जीरो टाइम पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा स्टार्टिंग में। तो यहां पर मान लीजिए इस वैल्यू को ए। तो यहां प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। उसी तरह कुछ टाइम लीजिए टी टाइम पर। तो हम लोग जब देखेंगे तो टी टाइम पर यहां पर ले लेंगे आर टी और यहां पर आ जाएगा ए माइनस एक्स और यहां पर आ जाएगा आपका एक्स। पिछला भी हम लोग वीडियो लेक्चर में देख चुके थे कि किस तरह हमको इसको लिखना है। ठीक है, कोई रिएक्शन था, टी समय पर आपने लिया है ए वैल्यू, कुछ समय के बाद घटा है एक्स, तो ये बना रहा है कितना, एक्स प्रोडक्ट। तो रेट लॉ इक्वेशन यहां से लिखते हैं। तो रेट लॉ इक्वेशन हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। रेट लॉ इक्वेशन जीरो ऑर्डर का है। तो रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ भी आइडेंटिफाई करते हैं, या तो इंस्टेंटेनियस रेट भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का साइन होता है तो उसका यूज हम लोग करेंगे। तो यहां से सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम रिएक्शन। फ्रॉम रिएक्शन हम लोग एज्यूम कर लिए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फ्रॉम एक रिएक्शन से क्या होगा, यहां से हम लोग रेट लॉ लिखेंगे। तो यहां से हम लोग सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, रेट लॉ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहां से रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। तो रेट लॉ इक्वेशन जो हम लोगों का होगा, यहां होगा आर, तो स्मॉल आर देते हैं। रेट लॉ को, रेट को डिफाइन किए थे आर से, तो यहां पर हो जाएगा के और यहां पर हो जाएगा जो भी लीजिएगा, आर है तो आर लीजिए, और यहां पर लेकिन पावर इसका आ जाएगा जीरो, क्योंकि पावर हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को आइडेंटिफाई करता था, लेकिन हम लोग एज्यूम कर चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इस पर पावर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो चलिए जीरो पावर मान चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां जब जीरो पावर हो तो हम लोग जानते हैं वन वैल्यू होगा। तो आर इक्वल टू आ गया के, पहला वैल्यू आपका आ गया आर इक्वल टू के रेट लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जनरल फार्मूला भी जानते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन रेट में केवल रिएक्टेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी भी हम लोग रिएक्टेंट के बारे में ही सोचेंगे। अब यहां से हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन।
तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी आर से डिनोट किए थे, और आर इक्वल टू यहां लिखिएगा क्या है रिएक्टेंट, डी आर। तो यहां पर लिख देंगे, लेकिन माइनस साइन लगाना होगा रिएक्टेंट के लिए, तो यहां आ जाएगा डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। इक्वेशन ये भी आपका रेट है, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकेंड। जनरल जो रेट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो आर इक्वल टू माइनस प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट बटे टाइम भी लिख सकते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम भी लिख सकते हैं। हम लोग जनरली जब काम कर रहे हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो रेट लॉ में जब भी हम लोग यूज करते हैं केवल और केवल रिएक्टेंट यूज करते हैं, इसलिए हम लोग यहां मान के चलेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन में दोनों को सपोर्ट करना होगा तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब ध्यान देने वाला बात है कि हम लोगों के पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन रेट लॉ के इक्वेशन है, एक रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग है। हम लोग यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां से हम लोग क्या देखेंगे, वी गेट, क्योंकि आर यहां भी है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया, माइनस डी आर डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू यहां आ गया है के। देखिए यहां भी आर है, यहां भी आर है, तो इधर वाला वैल्यू दोनों को इक्वल होना होगा, तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के। इसको यहां भेज दीजिए तो आपका आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा डी आर और यहां आ जाएगा के इंटू डी टी। तो यहां से हम लोग एक इक्वेशन प्राप्त कर लिए। मान लीजिए यहां पर जब हम इक्वेट किए इसको डी के फॉर्म में लेके चले आए। अब हम लोग बाय जी इंटीग्रेशन, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेट जब करेंगे तब कुछ ना कुछ पाएंगे। तो यहां से बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, यहां से हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो यहां से हम लोग जब इसमें इंटीग्रेशन करिएगा तो इंटीग्रेशन जो होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन का साइन दिए, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करिएगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। जो भी काम करते हैं किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड करते हैं। यहां डी टी आ गया, तो जब इंटीग्रेशन करने के लिए गए तो यहां रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन कहां से कहां, अपर लोअर, इस तरह करके हम लोग देखते हैं। तो टी जब जीरो था तो आर नॉट वैल्यू था, टी टाइम पर आर टी वैल्यू था, अपर लोअर पुट करते हैं। शुरुआती समय में टाइम जीरो था, फिर टाइम टी हो गया, ठीक है। जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन कितना था, तो कंसंट्रेशन आपका यहां पर था आर नॉट, और टाइम टी पर यहां पर हो गया आपका क्या चीज, आर टी। लिमिट पुट कर दिए, तो जैसे ही लिमिट पुट किए अपर अब डिफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि सब कुछ हमको पता है, केमिस्ट्री में जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअली सारा चीज पता होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको इंटीग्रेशन करके क्या हो सकता है। तो चलिए इंटीग्रेशन करके हम लोग जानते हैं डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, तो माइनस तो बाहर में रहेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन आ गया आपका आर, ब्रैकेट में लिखेंगे आर, कंसंट्रेशन है, और लोअर अपर को पुट करिए, यहां पर आ जाएगा आर नॉट, और यहां पर आपका आ जाएगा आर टी। आ गया इधर वाला, उधर का इंटीग्रेशन भी टी होगा, तो के कांस्टेंट है, के को बाहर कर लीजिए, और यहां पर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन टी, और जीरो से कहां जा रहे हैं, टी पर जा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं अपर माइनस लोअर पुट करते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपर, तो यहां पर आ जाएगा आर टी, माइनस लोअर, तो यहां पर आ जाएगा आपका आर नॉट। इस तरह कर दिए। अब ध्यान से देखते हैं, इधर भी वही करेंगे, के लिखेंगे, अपर टी है, माइनस लोअर वैल्यू है, पुट कर दिए। तो जैसे ही पुट करिएगा, यहाँ कुछ ना कुछ आया, इसको आप अंदर ले जा सकते हैं। तो जैसे ही अंदर, या इसी को यहाँ भेज दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ रहा है आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू, तो टी हो जाएगा, माइनस को उधर भेजिए, तो माइनस यहाँ आ गया के टी, ठीक है। तो यहां पर जो आपका वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू आया आर टी इक्वल टू, उधर जाएगा प्लस में कन्वर्ट होगा, आर नॉट माइनस के टी। यही है इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ रेट लॉ इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए। तो जब भी एग्जाम में जीरो ऑर्डर इक्वेशन पूछे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन की पूछे, या न्यूमेरिकल बेस्ड होना इस पर, तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे, आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी,
ठीक है। तो यहां पर कुछ ना कुछ हम लोगों को पता चला, जब इंटीग्रेशन करेंगे, मान लिए दो इक्वेशन को मान लिए, दोनों को इक्वेट किए, इसके बाद इंटीग्रेशन साइन दोनों साइड यूज कर दिए। जैसे ही इंटीग्रेशन यूज किए, लिमिट पुट करना जरूरी है, तो हम लोग यहाँ लिमिट में 0 और t पर गए थे, तो 0 से t पर गए, उसको पुट कर दिए। फिर हम लोग r0 से rt गए, डिफिनिट इंटीग्रेशन था, अपर माइनस लोअर जो भी करते हैं कर दिए। इसके बाद एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, rt बराबर r0 माइनस kt। ठीक है, इसी इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन जो आया है, किस इक्वेशन, किसका इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर के लिए। तो यहां से हमको पता चल गया जीरो ऑर्डर इक्वेशन आ गया, RT बराबर R0 माइनस KT। अब ध्यान देते हैं, इसको देखते हैं RT क्या है, R0 क्या है, फिर इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, फिर चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया क्या हो सकता है। फिर अगला वाला पार्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं उसमें जो R0 माने हैं क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, कोई फाइनल कंसंट्रेशन होगा, तो उसी को हम लोग देख के कोशिश करते हैं समझने का। तो जब हम लोग यहां से देख रहे हैं, तो हम लोगों को क्या पता चला, एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, और इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से RT क्या है, R0 क्या है, तो यहां से जब हम लोग देखेंगे, तो यहां पर जो है आपका ई वाला पार्ट R0 है। ठीक है, R0 वाले पार्ट को बोलेंगे इनिशियल। आपका पार्ट हो गया इनिशियल, मोल भी बोल सकते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जब भी हम लोग बात करते हैं रेट लॉ में, केवल रिएक्टेंट का चर्चा करते हैं। तो यहाँ R0 क्या है, इनिशियल मोल या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल जब टाइम क्या था आपका, जीरो टाइम पर, यहां पर आपका टाइम कितना है, 0। ठीक है, और R0 को तो हम लोग पहले भी मान चुके हैं, R0 को हम लोग ये भी माने थे, यहां पर लिख लेते हैं, R0 को हम लोग रिएक्शन में एज्यूम करके चले थे, ए हो सकता है, मतलब वैल्यू ले लीजिए। कंसंट्रेशन R0 तो कंसंट्रेशन है जीरो टाइम पर, उसका वैल्यू मान लीजिए ए है, ए दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं दिया हुआ रहेगा तो ए मान के एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला चलते हैं, RT है, तो यहां वाला पार्ट आपका क्या है, RT है। तो यहां क्या होगा, मोल या कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, तो यहां पर होगा मोल या कंसंट्रेशन, मोल या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा चर्चा करेंगे रिएक्टेंट का आफ्टर टाइम t, किसी भी टाइम t के बाद जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है उसी को RT बोलते हैं। तो यहां पर RT इक्वल टू हम लोग एज्यूम किए थे रिएक्शन में A माइनस एक्स, तो इस तरह का वैल्यू भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया जो वैल्यू आया है, और के क्या है, के तो आपका कांस्टेंट है फॉर जीरो ऑर्डर, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। तो यहां जो के है रेट कांस्टेंट, के है आपका रेट कांस्टेंट, लेकिन रेट कांस्टेंट किसके लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर। केवल जीरो ऑर्डर में यहां का रेट कांस्टेंट यूज होगा, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यहां का के का वैल्यू आया है, इसीलिए इस के का वैल्यू को केवल और केवल हम लोग यूज करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो यहां से हमको पता चल गया R0 बराबर ए आ गया, RT बराबर ए माइनस एक्स आ गया। जो भी वैल्यू था हम लोग पहले ही एज्यूम कर चुके थे, इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें जो मिला उसी को हम लोग लिखे, टी तो टाइम है। अब ध्यान देने वाला बात है कि इसमें ग्राफ पे हम लोग बाद में जाएंगे, तो यहां से हम लोगों को कभी कभी पूछ सकता है हाफ लाइफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछता है हाफ लाइफ क्या होता है, या हम लोग नोट में पहले एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग RT को क्या माने हैं, A माइनस एक्स, R0 को क्या माने हैं, ए पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो वहां जब पुट करिएगा RT बराबर हम लोग रख सकते हैं A माइनस एक्स, R0 बराबर A माइनस यहां पर आ गया KT, कट के आ जाएगा X इक्वल टू आपका आ जाएगा KT। ये भी एक प्रकार का है। X मतलब अगर चाहिए कितना डिकम्पोज्ड हुआ है, कितना घटा है, X हो गया आपका डिकम्पोज्ड कंसंट्रेशन या मोल,
ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, किसी टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन घटेगा उसी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, x इक्वल टू के टी। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको x निकालना हो और परसेंटेज गिवन हो, क्या गिवन हो, परसेंटेज गिवन हो, इफ परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर परसेंटेज गिवन हो क्वेश्चन में तब थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि x निकालने आना चाहिए। तो उसको भी हम लोग लेते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं समझने का कि हम लोगों को कैसे x निकलेगा। तो x निकालने का सीधा तरीका है कि आप लोग जब भी x निकालिएगा तो उसमें थोड़ा सा बेसिक ध्यान देना है कि परसेंटेज गिवन है तो डायरेक्ट आप x निकाल के नहीं रख पाइएगा, उसमें दिक्कत हो सकता है। तो उसी को हम समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर परसेंटेज गिवन हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमेशा मान के चलेंगे a इंटू यहां पर आ जाएगा परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो गया, कहीं भी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, किसी भी तरह का रिएक्शन पढ़ रहे हो हमेशा इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको परसेंटेज गिवन हो, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेके आपको समझाने का कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। तो मान लीजिए यहां एग्जांपल एक ले रहे हैं, मान लीजिए आपको दे दिया है t 50%, कितना परसेंट दे दिया है, t 50% दे दिया है। इसका मतलब है 50% पे पूछा है, 50% आधा टाइम पे कितना होगा, t 50% पूछे या t हाफ भी इसको बोल सकते हैं। तो यहां से x निकाल लीजिए, तो x गुना यहां पर कितना हो जाएगा, 50% है तो 50/100, तो यहां आ जाएगा आपका कितना, a/2। तो x बराबर कितना आ गया, a/2, और x का वैल्यू यहां रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके जब भी परसेंटेज गिवन हो तो हमेशा कोशिश करेंगे क्वेश्चन में x निकालने का, और जब x निकलेगा तो x कैसे निकलेगा, जो भी परसेंटेज देगा उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि क्वेश्चन में कहीं रिड्यूस टू लिख दे, रिड्यूस टू अगर कहीं लिखे, इसका मीनिंग समझ जाइएगा a माइनस एक्स बोला है, या इसी को हम लोग मानते हैं RT। रिड्यूस टू मतलब क्वेश्चन में आपको जब भी रिड्यूस टू मिल जाए हमेशा समझना है a माइनस एक्स के बारे में बोल रहा है या तो RT के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट हो सकता है आपको बोल दे क्वेश्चन में रिड्यूस्ड बाय, तो अगर रिड्यूस्ड बाय बोल दे तो समझ जाइएगा डायरेक्ट x बोला है तो x का वैल्यू पुट करिएगा। 1/4 रिड्यूस्ड बाय 1/4 टाइम्स है तो ऑटोमेटिक है 1/4 करेंगे। तो इस तरह करके हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, परसेंटेज गिवन हो तो x कैसे निकालेंगे, रिड्यूस टू दिया हुआ है तो कैसे मीनिंग को समझेंगे, रिड्यूस्ड बाय दे दे तो कैसे मीनिंग को समझेंगे। इस तरह करके हम लोग x कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी कहीं फार्मूला में यूज होगा। तो दो फार्मूला RT बराबर R0 माइनस KT भी फार्मूला पढ़े, और एक फार्मूला पढ़े x बराबर KT, जो दोनों का सेम मीनिंग होता है क्योंकि पुट करके निकाले। अब बात आया यहां से नेक्स्ट पूछेगा हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं T1/2 से, या कहीं लिख दे T 50%, इसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। हाफ लाइफ एक्चुअली होता क्या है, ऐसा टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए जिस पर मेरा वेट घट के, मेरा वेट बोलिए, मोल बोलिए या कंसंट्रेशन बोलिए, हाफ हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, इन विच concentration of reactant becomes half of its initial value। यहां से हमको पता चल गया इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाए, ऐसा कोई भी टाइम ड्यूरेशन हो
जिसमें किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट के कितना हो जाए, हाफ हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको पता चल गया हाफ लाइफ क्या होता है। तो ऐसा टाइम जिसपे कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो देखते हैं, जूम करके देखते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं यहां से कि मान लीजिए R0 क्या माने थे, R0 A माने थे, और बोला है किसी टाइम पे जब RT टाइम पे पहुंचे तो वहां पर क्या हो जाए, A/2 हो जाए। यहां पर क्या हो जाए, A/2 हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन घट के A/2 हो जाए। यही मीनिंग है, इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। ठीक है, तो बिकम्स हाफ हो गया, तो यहां से हम इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब पता है, फार्मूला में पुट करेंगे और मेरा यहां से इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अब बात आया, जब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे तो हम लोगों को देखिए क्या पता चल रहा है। हम लोग जब देखने का कोशिश करेंगे, यहां से हमको पता चला कि हम लोगों से हाफ लाइफ पूछा था। इसके बाद ग्राफ भी बनाएंगे, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो फिर ग्राफ को देखेंगे ग्राफ किस तरह का हो सकता है। तो यहां से पुट करते हैं, और हम पहले से जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, RT इक्वल टू, पहले से हम लोग जानते हैं R0 माइनस यहां KT। इस इक्वेशन को पहले से हम लोग जान रहे हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। RT बोला है A/2 हो जाता है, तो यहां से A/2 पुट कर दीजिए। R0 तो A ही माने थे, K अपने जगह पे रहेगा, T को मान लीजिए 1/2, हाफ लाइफ होगा। तो इधर जब लाइएगा तो यहां से आ जाएगा माइनस A/2, तो यहां आ जाएगा माइनस A/2 माइनस K, यहां आ जाएगा T 1/2, तो यहां से लाइए माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा A/2 के बराबर आ जाएगा यहां T 1/2, हाफ लाइफ का फॉर्मूला। ठीक है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या पता चला जीरो ऑर्डर के लिए, A/2 के, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहां से हमको पता चल रहा है T हाफ लाइफ डिपेंड ऑन, तो यहां से पता चल गया डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां से हमें पता चला कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है हाफ लाइफ किस, कौन सा ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर। तो यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ आप देखिएगा, उसका फॉर्मूला में ही आ रहा है T हाफ लाइफ बराबर A/2 के, इसीलिए डिपेंड कर रहा है किस पर, तो डिपेंड कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो हम लोग लिख सकते हैं T हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। A बढ़ने से आपका हाफ लाइफ का वैल्यू बढ़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो हम लोग अभी तक जो फार्मूला पढ़े, 3 फार्मूला पढ़े, ठीक है। तो फार्मूला एक जगह रखते हैं और ग्राफ भी बनाएंगे इसका। पहला फार्मूला पढ़ लिए, RT बराबर यहां पर हो जाएगा R0 माइनस KT। नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा आपका X इक्वल टू, एक पढ़े KT, और तीसरा फार्मूला पढ़े हाफ लाइफ इक्वल टू A/2 के। तो इसका हम लोग ग्राफ देखने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल पार्ट पे चलेंगे और इसका देखेंगे इसका न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, नहीं बन सकता, उसको देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब किसी भी चीज को हम लोग करते हैं तो ग्राफ देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मान लेते हैं यहां पर क्वेश्चन तो हम डिफरेंट टाइप का करेंगे ही, तो उससे पहले हम लोग इसका ग्राफ पे सोचते हैं कि ग्राफ किस तरह इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। पहला ग्राफ चलिए बनाते हैं यहां से। तो अगर ग्राफ इसका देखिएगा तो 3 ग्राफ, तीनों ग्राफ को देखने का कोशिश करेंगे यहां से ग्राफ वाला पार्ट को। तो पहला इक्वेशन बोल रहा है यहां से RT इक्वल टू हो जाएगा यहां से R0 माइनस यहां पर आ जाएगा आपका KT। तो ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन में y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। अगर इस इक्वेशन को देखिएगा, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है।
तो यहां से पता चल रहा है, इस इक्वेशन में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। सी क्या है? इंटरसेप्ट पॉइंट है जो बदले नहीं, तो एक वैल्यू यहां नहीं बदलेगा आर नॉट, क्योंकि इनिशियल है, इनिशियल नहीं बदलेगा, तो सी से मैच किया। एम एक्स यहां वाला से मैच करेगा, के आपका स्लोप बता देगा, क्योंकि के कांस्टेंट है और माइनस है तो स्लोप नीचे आएगा, मतलब ढलान नीचे है। तो जब इस ग्राफ को आप देखिएगा तो यहां y इक्वल टू आपको पता चल रहा है आर टी है, ठीक है। स्लोप जो है इसका माइनस के होगा, x जो होगा इसका t होगा, और c वाला पार्ट जो होगा इसका r नॉट वैल्यू होगा, जो बदलने वाला नहीं है, इंटरसेप्ट पॉइंट। तो ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू r नॉट होगा, इंटरसेप्ट पॉइंट होगा। t जब जीरो करिएगा देखिएगा rt बराबर r नॉट आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। और m इक्वल टू माइनस के है, स्लोप नीचे आएगा, मैक्सिमम से नीचे स्ट्रेट लाइन ग्राफ में। तो ग्राफ हमेशा जानते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के बीच बनता है, तो हम इसको मान लेते हैं यहां पर क्या है, rt है, ठीक है। इधर वाले पार्ट को मान लेते हैं टाइम है, और इधर मान लिए rt है, rt कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इस पॉइंट को यहां से यहां वाले पॉइंट को मान लीजिए इंटरसेप्ट पॉइंट आर नॉट। बाद बाकी ग्राफ जब देखिएगा, ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और स्लोप इसका जो है, यहां का स्लोप जो आ रहा है, आपका स्लोप आ रहा है माइनस के, इसीलिए ग्राफ डाउन द एक्सिस जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? एक्स एक्सिस की ओर। तो स्ट्रेट लाइन जब मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो यही ग्राफ आ गया, जीरो ऑर्डर स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला है, इंटरसेप्ट पॉइंट है, यही आपका सी का वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या मानते हैं, सी। सी हो गया इंटरसेप्ट पॉइंट, मतलब इंटरसेप्ट पॉइंट यदि जीरो होता तब ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, यदि इंटरसेप्ट पॉइंट का कुछ वैल्यू हो तो ग्राफ हमेशा ऊपर से, माइनस रहता तो नीचे से ग्राफ शुरू होता। वो डिपेंड करता है आपका किस तरह का नेचर है। तो पहला ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, दूसरा ग्राफ जब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट ग्राफ पे, तो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट ग्राफ है x इक्वल टू के टी। तो इस ग्राफ को भी बना सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या है, के टी। ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे ही है, लेकिन इसका c जीरो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका देखिएगा ध्यान से तो इसका c जीरो है, m जो है इसका प्लस के है, पॉजिटिव में आ रहा है, और इसका x जो है t है, x वाला पार्ट, और y वाला पार्ट का वैल्यू को मान लिए हैं x है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर x मानिए, कैपिटल X मानिए, ठीक है। c जीरो है, इसका मतलब है अभी हम जस्ट बताए थे ग्राफ किसके किसके बीच बनता है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहां वाला x वाला पार्ट होगा, यहां वाला t वाला पार्ट होगा, और ग्राफ जीरो से शुरू होकर स्ट्रेट लाइन अपर की ओर जाएगा। और इसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप जो है आपका किसके बराबर है, k के बराबर है। दूसरा ग्राफ बन गया c। यदि जीरो हो तो ग्राफ हमेशा नीचे से शुरू होगा, यदि c कुछ भी वैल्यू हो तो हमेशा ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। इस तरह करके हम लोग ग्राफ को देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल पार्ट भी करेंगे। यहां से हमको पता चल गया क्या क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट देखने का कोशिश करते हैं, इसी में हम लोग जब देखेंगे हम लोगों को क्या पता चलेगा, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इक्वेशन पे, जीरो ऑर्डर के बाद फर्स्ट ऑर्डर भी देखेंगे। अब बात आया यहां से जब हम लोग देख लिए ग्राफ, तीसरा ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा ग्राफ है हाफ लाइफ का। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला था T1/2 इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 2K। ये भी y इक्वल टू mx प्लस c पे है। यहां भी अगर ध्यान से देखिएगा c जीरो है, y जो है आपका T1/2 है, x जो है आपका x वाला जो वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है, a है, और आपका m जो है स्लोप है, और m का वैल्यू 1/2K है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे इसका ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, तो इसका भी ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लेना होगा T1/2 और यहां पर लेना होगा A इनिशियल कंसंट्रेशन, इधर जा रहा है इधर का ग्राफ, और ग्राफ कहां से शुरू होगा, इस तरह ग्राफ शुरू होगा, और इसका जो स्लोप होगा
हमेशा क्या होगा 1/2k के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यदि किसी भी इक्वेशन में c का वैल्यू 0 हो तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से निकलता है, यदि c कुछ ना कुछ वैल्यू हो तो ग्राफ हमेशा अपर पार्ट से लोअर पार्ट की और माइनस प्लस पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह नेचर होगा। तो यही आपसे ग्राफ पूछ सकता है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन पूछ सकता है, और ज्यादा इससे क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन वाला पार्ट पे चलते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन है, मान लीजिए रेट कांस्टेंट, मान लीजिए आपको दे दिया है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.02। यहां पर मान लीजिए m सेकेंड इनवर्स दे दिया है। देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 45 सेकेंड। कुछ दे दिया है 45 सेकेंड में कितना होगा इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज, कुछ भी मान लीजिए दे दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे दिया है 1m। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है? 1m मोलरिटी है, 1m दिया है। k का वैल्यू दे दिया है, आपसे पूछा है t टाइम पर कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरह का। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन वाला पार्ट पे। तो जब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो k का वैल्यू दे दिया है 0.02m सेकेंड इनवर्स। इनिशियल वैल्यू दे दिया है, r0 का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 1m, और आपका टाइम भी दे दिया है 45 सेकेंड, और बोला है RT पता करिए जब 45 सेकेंड गया है तो कितना वैल्यू होगा। वैल्यू पता नहीं है, उसी वैल्यू को हमको पता करना है। इस वैल्यू क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, हमको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा जीरो ऑर्डर है या नहीं। टाइम अगर कुछ दे तो उसको RT मानेंगे, इनिशियल वाले को R0 मानेंगे, कांस्टेंट को K मानेंगे, और डिफरेंट क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहां से हमको पता चल गया क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए हमको दे दिया है वैल्यू, अब पुट करते हैं फॉर्मूला पे। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पहले से, RT इक्वल टू होता है R0, और यहां आ जाएगा माइनस KT। RT बराबर R0 माइनस KT आ गया। अब देखिएगा RT का वैल्यू तो पता ही करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। R0 आपका दे दिया है 1 है, K का वैल्यू दे दिया है 0.02 है, गुना टाइम दे दिया है 45 सेकेंड। तो इसको क्या करते हैं, गुना करिए। तो जब गुना करिएगा तो यहां आ जाएगा 1 माइनस, यहां पर आ जाएगा 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, इससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहां पर 0.9 आ जाएगा, तो यहां घट के आ जाएगा 0.1m। मतलब 45 सेकेंड के बाद आपका सारा वैल्यू घट के कितना हो रहा है, 0.1 लिए थे 1, 45 सेकेंड के बाद कितना हो गया, 0.1m ही बचा है, बाद बाकी आपका कंज्यूम हो गया। तो कितना कंज्यूम्ड हुआ, कितना खर्च हुआ, तो इसका मतलब है डिकम्पोज्ड कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछे डिकम्पोज्ड कंसंट्रेशन कितना हुआ है, तो यहां से डिकम्पोज्ड कंसंट्रेशन को हम लोग x से डिनोट किए थे, और हम लोग जानते हैं RT इक्वल टू होता है A माइनस एक्स, और RT का वैल्यू है 0. A का वैल्यू है 1 माइनस x को इधर लाइए, तो x बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0.1, तो यहां पर आ जाएगा 0.9m। मतलब x का वैल्यू भी आप यहां से कैलकुलेट कर लिए, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन इस टाइप से आएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि परसेंटेज दे इन जीरो ऑर्डर, आपको क्वेश्चन बोल दिया है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपसे क्वेश्चन में बोला है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बोल दिया है क्वेश्चन में इफ 20% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 आवर, बोल दिया है क्वेश्चन में 2 आवर में कंप्लीट हो रहा है 20% रिएक्शन, देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। इसको समाप्त होने में कितना लगेगा? अगर 50% आपको काम करना है, 20% 2 आवर में हुआ है, तो आपसे बोल रहा है 50% कितना समय में हो जाएगा। आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर परसेंटेज का क्वेश्चन दे तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है x, और यदि x पता चल जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां से देखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे, ध्यान से हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। तो यहां से आपको बोल दिया है 20% कंप्लीशन है, जो भी बोला है, तो इसका मतलब है हम फॉर्मूला x का ही लगा देंगे। x इक्वल टू होता है KT, x इक्वल टू क्या होता है? KT होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं, के तो दोनों रिएक्शन के लिए टाइम सेम ही होगा, यहां से हम कर देते हैं कितना परसेंट है? 20% है, और एक बोला है आपको कितना परसेंट है? 50% है, और यहां से x बराबर हो जाएगा a इंटू कितना परसेंट? 20%। तो इसको अगर काटिएगा तो आ जाएगा a/5, x का वैल्यू यहां से आ गया, हम बोले थे परसेंटेज कर देना है, x बराबर यहां आ जाएगा a इंटू 50%, 50/100, तो यहां आ जाएगा a/2, और k तो दोनों के लिए सेम है, k तो सेम है, k तो आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो यदि k आपका कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल टू t, तो यहां से दे सकते हैं x1 डिवाइडेड बाय x2 बराबर t1 डिवाइडेड बाय t2। एक इक्वेशन बना लिए, जब भी इक्वेशन इस तरह का बन सकता है। तो फिर हम लोग चलते हैं, x1 कितना दिया गया है, तो यहां पर मान लीजिए ये वाला पार्ट x1 है, इसको मान लीजिए x2 है, अगर मान लीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा a/5 डिवाइडेड बाय a/2 इक्वल टू t1 तो दे दिया है, तो t 20% कितना दे दिया था? कितना आवर दिया है? 2 आवर, तो इसका वैल्यू भी आपको दे दिया है, 2 आवर दे दिया है। और नीचे वाला वैल्यू पूछा था तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहां से a कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2/5 यहां पर आ जाएगा आपका 2 आवर डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा t2। तो t2 जो लेना है तो t 50% लीजिए, जो भी बोला है, तो यहां पर हमको बोला है 50%, यहां भी तो हम लोग लिख देते हैं 50%। तो जैसे ही इसको 5 को उधर ले जाइए तो आपका आ जाएगा t 50% इक्वल टू आ जाएगा 2 गुना 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5 आवर। तो अगर परसेंटेज का क्वेश्चन दे जीरो ऑर्डर में तब भी क्वेश्चन बनेगा, अगर डायरेक्ट आपको टाइम दे के दे तब भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, उसका ग्राफ को सीखे, फिर उसका न्यूमेरिकल पार्ट को सीखे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।